नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2025 सीरीज मोबलैंड स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। हैरी दो ग्रुप्स के बीच में बैठा है और उनको कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वे बहुत समय से लड़ रहे हैं, बस हाथ मिलाकर सॉरी बोल दें तो सब ठीक हो जाएगा। बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला। हैरी ने सिचुएशन कॉनराड हैरिगन को बताई तो उसने कहा, दूसरा ऑप्शन यूज करो, सबको मार डालो। अगर टेम्परेरी ट्रूस हो भी गया तो अगली बार प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी। इसलिए दोनों ग्रुप्स को शूट कर दिया गया। उनकी प्रॉब्लम के साथ वे भी मर गए। टाउन के दूसरी तरफ कॉनराड का ग्रैंडसन एडी अभी शुरू ही कर रहा है। वो टॉमी स्टीवेंसन के साथ पार्टी कर रहा है, जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैरिगन और स्टीवेंसन राइवल फैमिलीज हैं। उन्हें पता है कि इसके लिए उन्हें जिंदा खाल उधेड़ दी जाएगी या मार दिया जाएगा, लेकिन एडी को इसकी परवाह नहीं है। वे मेफेयर के एक पब में प्रवेश करते हैं, जहां एक छोटा सा झगड़ा बढ़ जाता है और एडी एक अन्य व्यक्ति को चाकू मार देता है। इस एक्ट से टॉमी डर जाता है, जो पहले से ही एडी से थोड़ा सावधान रहता है, फ्रेंडली होने और उसके साथ घूमने के बावजूद। जब वह पब से निकलता है तो एडी उसे फॉलो करता है और वे नदी के किनारे मिलते हैं। एडी चाकू को पानी में फेंक देता है और टॉमी उसे बताता है कि वह उसे कितना डराता है, लेकिन एडी इसे हंसी में उड़ा देता है। अगली सुबह उसके पिता केविन हैरी को फोन करके बताते हैं कि उनका बेटा देर रात घर लौटा और उसके हाथों और कपड़ों पर खून था। इसी बीच रिची स्टीवेंसन को पता चलता है कि उसका बेटा टॉमी घर नहीं आया है। हैरी केविन और उसकी वाइफ बेला से मिलता है और उन्हें सिचुएशन के बारे में पता चलता है। एडी से डिटेल्स पूछने के बाद वह पब जाता है। शुरू में उसे ओनर से कुछ रेजिस्टेंस मिलती है, लेकिन उसका पोलिट पर इंटिमिडेटिंग व्यवहार और यह फैक्ट कि वह हैरिगन को रिप्रेजेंट करता है सभी हर्डल्स क्लियर कर देता है। उसे सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें एडी दूसरे बंदे को स्टैब कर रहा है। उसे सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और पुलिस एडी के पीछे नहीं आ पाती। दूसरी बात, उसे यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित कुछ न कहे। वह अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉल करता है और पता चलता है कि पीड़ित को अभी तक पुलिस ने इंटरव्यू नहीं किया है। वह जल्दी से उस लड़के को ढूंढता है जो अभी भी बिस्तर पर है और उसके लिए स्थिति स्पष्ट करता है। उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, वह पुलिस को सच बताए कि पिछली रात क्या हुआ था और एडी हैरिगन ने उसे कैसे स्टैब किया था। फिर लगभग 3 दिन बाद जब वह हॉस्पिटल से बाहर आएगा तो उसे फिर से स्टैब किया जाएगा, इस बार ठीक से, और वह फिर कभी हॉस्पिटल में नहीं जागेगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि वह पुलिस को बताए कि उसके लिए यह देखना बहुत अंधेरा था कि उसे किसने स्टैब किया था। इसके अलावा वह केटामाइन पर हाई था, इसलिए उसे अपने अटैकर के बारे में यकीन नहीं है। इस बार जब वह हॉस्पिटल से बाहर आएगा तो वह वापस अपनी लाइफ में चला जाएगा और हैरी उसे फिर कभी परेशान नहीं करेगा। पीड़ित दूसरा ऑप्शन चुनता है, जिससे हैरी का काम हो जाता है, या वह ऐसा सोचता है। जब वह इस समस्या को सुलझा रहा था, रिची स्टीवेंसन ने अपने आदमी से टॉमी को ट्रैक करवाया। उसे पता चला कि लड़के को आखिरी बार मेफेयर पब में एडी हैरिगन के साथ देखा गया था और इससे उसे शक होता है। रिची केविन को कॉल करता है और धमकी देता है कि अगर उसका बेटा सेफ वापस नहीं आया तो वह एक्शन लेगा। एडी दावा करता है कि वह टॉमी से नहीं मिला, लेकिन केविन जानता है कि वह झूठ बोल रहा है और वह फिर से हैरी को फोन करता है और उसे बताता है कि एक और समस्या है जिसे ठीक करने की जरूरत है। इस बीच हैरी को अपने परिवार की भी परवाह करनी है। पिछली रात उसकी और उसकी वाइफ जैन की बहस हुई थी, जिसे वह भूल गया था जब तक कि उसकी बेटी उसे याद नहीं दिलाती। जैन चाहती है कि वे एक थेरेपिस्ट से मिलें और अपनी मैरिज के इश्यूज को रिजॉल्व करें, लेकिन उसे विश्वास नहीं है कि उन्हें अपनी रिलेशनशिप में किसी तीसरे व्यक्ति को लाना चाहिए। फिर भी वह उसकी योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है और उसे एक थेरेपिस्ट के साथ मीटिंग सेट करने के लिए कहता है। उसी समय हम जैन को एलिस नाम की एक महिला के साथ भी मिलते हुए देखते हैं और वे कई तरह की थेरेपी आजमाने पर बॉन्ड करते हैं और वर्तमान थेरेपी से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। टॉमी का कोई साइन नहीं मिलने पर एक गैंग वॉर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कोई भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। हैरी को रिची के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए भेजा जाता है ताकि कोई समाधान निकाला जा सके। वे मूडीज बॉक्सिंग जिम में तटस्थ स्थान पर मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं, जहां रिची हैरी को कल दोपहर तक का समय देता है ताकि वह उसके बेटे को ढूंढ सके। अगर टॉमी तब तक वापस नहीं आता है तो उसे जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हैरी के लिए समय की यह अवधि काफी है, लेकिन साथ ही वह यह भी जानता है कि इस बात की भी पूरी संभावना है कि एडी ने टॉमी के साथ कुछ बुरा किया हो। लड़का बहुत आवेगशील है
और अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंस के बारे में 2 बार नहीं सोचता। इसलिए कल दोपहर तक यह सामने आ सकता है कि उसने टॉमी के साथ कुछ किया है। इससे सिचुएशन बढ़ जाएगी, जिसका मतलब है कि इस सिचुएशन को शुरू में ही खत्म करने का एक ही मौका है, और वह अभी है। जैसे ही वे मूडी के जिम से बाहर निकलते हैं, हैरी कॉनराड को फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या उन्हें रिची और उसके आदमियों को अभी मार देना चाहिए, क्योंकि सभी संभावनाओं को देखते हुए संभावना यह है कि युद्ध निकट है। यह निर्णय लेने के लिए सीमित समय है, इसलिए कॉनराड मेव से कंसल्ट करता है, जो उसे इसके साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए कहती है। वह तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहती है। पहला, उन्हें कोई भी डिसीजन लेने से पहले सिचुएशन के बारे में और जानने की जरूरत है। दूसरा, वह और कॉनराड रिची स्टीवेंसन को मारते वक्त वहां रहना पसंद करेंगे। कॉनराड पूरी तरह से उसकी लॉजिक से सहमत है, जिसका मतलब है कि रिची और उसके आदमी एक और दिन देखने के लिए जिंदा रहते हैं। जहां उसका ग्रैंडसन परेशानी पैदा कर रहा था, वहीं कॉनराड अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा मूव प्लान कर रहा था। हैरिगन्स का पहले से ही मार्केट पर बहुत कंट्रोल था, लेकिन उन्हें एक नया राजस्व स्रोत बनाने की आवश्यकता थी, जिससे कॉनराड ने फेंटेनिल पर फोकस किया, जिसका नियंत्रण स्टीवेंसन के पास है, और यह दोनों परिवारों के लिए एक बड़ी समस्या है। टॉमी के लापता होने से पहले से ही कॉनराड इस व्यावसायिक संभावना पर चर्चा करने के लिए एक पारिवारिक बैठक बुलाता है, जिसमें उसका सबसे बड़ा बेटा ब्रैंडन, छोटा बेटा केविन, उसकी बेटी साराफिना, फैमिली लॉयर ओहारा और कॉनराड का लॉन्ग टाइम फ्रेंड आर्ची शामिल होते हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी योजना पर चर्चा करने के लिए कॉनराड से मुलाकात की। हालांकि जब तक वह बैठक में पहुंचते हैं, तब तक उनके खिलाफ अविश्वास का बीज बोया जा चुका होता है। मेव का मानना है कि आर्ची कॉनराड की पीठ पीछे गया और फायर के साथ डीलिंग कर रहा है, जो फेंटेनिल ट्रेड में शामिल गैंग है। मीटिंग के दौरान जब कॉनराड फेंटेनिल की योजना का उल्लेख करता है, तो आर्ची इंटरप्ट करते हुए कहता है कि शायद टाइमिंग सही नहीं है और शायद उन्हें कोई भी एक्शन लेने से पहले इस पर थोड़ी और बात करनी चाहिए। यह कॉनराड को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि उस व्यक्ति के खिलाफ सभी आरोप सत्य हैं, और बैठक तब समाप्त होती है जब वह आर्ची को बिल्कुल नजदीक से सीने में गोली मार देता है। इस कृत्य से हर कोई स्तब्ध है, लेकिन कॉनराड भी मेव के संदेह के कारण अपने सबसे अच्छे दोस्त की हत्या करने के विचार से दुखी है। हैरी चीजों को ठीक करने के लिए घर पहुंच गया है। आर्ची का शरीर अभी भी हॉल में है, लेकिन हैरी तुरंत हरकत में आता है और जोसिया और किको को अपराध स्थल को साफ करने के लिए कहता है। इस बीच ऊपर हैरिगन के शयन कक्ष में, जबकि कॉनराड अभी भी इस बात से सदमे में है कि उसने अपने सबसे पुराने दोस्त को मार डाला, मेव पहले ही आगे बढ़ चुकी है। वह फेंटानिल के कारोबार में उतरने का अंतिम निर्णय अपने पति पर छोड़ती है और कहती हैं कि उन्हें निश्चित रूप से पैसे के पीछे भागना चाहिए। बाद में उस शाम हैरी घर आता है। जेन के बगल में बिस्तर पर लेटने से पहले वह अपनी किशोरावस्था के दिनों के बारे में सोचता है, जब वह जेल में था और एक अन्य युवक की पिटाई की सफाई करता था। दूसरा लड़का एक यंग केविन है, जो हैरी को अपने पावरफुल फादर के बारे में बताता है। हैरी को अचानक पुलिस द्वारा जगाया जाता है, जो उसका दरवाजा तोड़ती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, क्योंकि हैरी के साथ साथ उसकी पत्नी और बेटी भी पुलिस के नाम जानते हैं और इस घुसपैठ से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं। जैसे ही हैरी को हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाया जाता है, वह अपने परिवार को एश्योर करता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। पुलिस स्टेशन में उससे डिटेक्टिव फिस्क पूछताछ करता है, जिसे पता है कि आर्ची मिसिंग है, भले ही उसकी मर्डर कुछ घंटे पहले ही हुआ हो। फिस्क हैरी को बताता है कि कॉनराड जेल जाएगा और उसे पुलिस के साथ काम करने पर विचार करना चाहिए, अन्यथा वह भी पकड़ा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि बातचीत आगे बढ़े, हैरिगन परिवार के वकील ओहारा हैरी को वहां से निकाल लेते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते समय वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस को आर्ची की मौत के बारे में पहले से कैसे पता चल गया। उन्हें संदेह है कि आर्ची स्टीवेंसन परिवार के बजाय पुलिस के साथ काम कर रहा है, जैसा कि कॉनराड का मानना है, और उसने उनसे संपर्क नहीं किया है क्योंकि वह मर चुका है। फिस्क और उसका पार्टनर क्रिमिनल्स की कनेक्टिंग तस्वीरों से भरे बुलेटिन बोर्ड एक साथ रख रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें आर्ची के मर्डर के बारे में गुमनाम रूप से टिप दी गई थी, और अब उन्हें उम्मीद है कि हैरी, जिसकी तस्वीर बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में है, का उपयोग करके उस चूहा को ढूंढ लेंगे। इस बीच केविन एक शांत ड्राइव के लिए बाहर निकलता है, लेकिन खुद को रिची स्टीवेंसन और उसके गुर्गों की 3 काली एसयूवी से घिरा हुआ पाता है।
मॉब बॉस को अपने बेटे टॉमी के बारे में जानकारी चाहिए, जिसे आखिरी बार केविन के बेटे एडी के साथ देखा गया था। केविन उसे बताता है कि हैरी को पता चल जाएगा कि क्या हुआ। रिची इस जवाब से खुश नहीं है। वह एडी के पीछे जाने से पहले उसे 1 घंटे का समय देता है। केविन अपनी वाइफ बेला को कॉल करता है और उसे अपने बेटे को हैरिगन मैंशन में शिफ्ट करने के लिए कहता है। इसलिए एडी को जोसिया और किको द्वारा उसके दादाजी के मैंशन में ले जाया जा रहा है, लेकिन उनका पीछा किया जा रहा है और रिची अपना धैर्य खो रहा है। इसलिए वह एडी को पकड़ने के लिए अपने गुंडों को भेजता है। एक अराजक उच्च गति का पीछा शुरू होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रिची के एक आदमी को चेहरे पर गोली लग जाती है, लेकिन सुरक्षाकर्मी एडी को नुकसान पहुंचाए बिना कॉनराड के घर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। ब्रेंडन परिवार के साथ नहीं है और उसने अपनी बहन को एक व्यापारिक विचार पर चर्चा करने के लिए बैठक में आमंत्रित किया है, लेकिन वह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सराफिना उससे कहती है कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसे भूल जाए, कुछ वर्षों के लिए विदेश चला जाए और पता लगाए कि वह ऐसी गलतियां क्यों कर रहा है। केविन की पत्नी बेला अपने अलग हुए पिता से मिल रही है, जो एक सरकारी अधिकारी हैं और जिनके शक्तिशाली मित्र हैं। बेला अपने फ्रांसीसी सहयोगी को उसके दोस्तों से मिलवाना चाहती है, जो इस मुलाकात के लिए बहुत सारा पैसा देंगे। उसके पिता को संदेह है, लेकिन वह बेला से विवरण भेजने के लिए कहते हैं। बाद में बेला अपने एसोसिएट एंटोनी के साथ बैठती है और उसे आश्वासन देती है कि वह सौदा पक्का कर सकती है। वह यह भी बताती है कि उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि बैठक की मध्यस्थता के लिए उसे कितना भुगतान किया जाएगा, बल्कि वह किसी और चीज में ज्यादा रुचि रखती है। हैरी और ओहारा हैरिगन एस्टेट पहुंचते हैं, जहां हैरी कॉनराड को बताता है कि आर्ची शायद एक पुलिस इन्फॉर्मेंट था। कॉनराड ने अपने पुराने दोस्त को इसलिए मर्डर कर दिया क्योंकि उसने सोचा था कि वह रिची के साथ मिल रहा है, लेकिन पुलिस के लिए काम करना उससे भी बदतर है। वह अपने वफादार फिक्सर को आर्ची के विश्वासघात का सबूत ढूंढने का आदेश देता है, लेकिन सबसे पहले वह उससे एडी से बात करने और यह पता लगाने के लिए कहता है कि टॉमी कहाँ है। एडी हैरी से झूठ बोलना जारी रखता है, कहता है कि उसने आखिरी बार टॉमी को चाकू मारने के बाद क्लब से भागते हुए देखा था, लेकिन वह उन 2 लोगों अल्फी और जैक, जिनके साथ वह उस रात घूम रहा था, के बारे में कुछ जानकारी देता है। इन नई जानकारियों के साथ हैरी सिनफुल मंकी नामक एक पब में जाता है, जहां रिची अपना काम चलाता है। वह मामले को बढ़ने से रोकने के लिए माफिया सरगना से मिलता है, लेकिन चूंकि टॉमी अभी भी लापता है, रिची एडी से सीधे बात करने पर जोर देता है। हैरी अपने बेटे को ढूंढने का वादा करता है, लेकिन स्टीवेंसन पहले ही उसकी बेटी जीना को ढूंढ लेता है और अपने आदमियों को उसकी बेटी पर नजर रखने के लिए भेज देता है, और वे उसकी दैनिक दिनचर्या पर नजर रख रहे हैं और यहां तक कि उसके बर्गर किंग लंच ऑर्डर का विवरण भी जानते हैं। हैरी के परिवार को थोड़ा धमकाने के बाद वह उसे टॉमी को ढूंढने के लिए आधी रात तक का समय देता है। हैरी आखिरकार जैन के पास घर वापस आता है, जो खुश नहीं है कि उसने उनके कपल थेरेपी सेशन को मिस कर दिया है। वह तलाक के वकील से भी मुलाकात तय करती है। हैरी अपनी पारिवारिक समस्या से हटकर किसी और पारिवारिक समस्या की ओर बात करता है। वह उसे टॉमी और एडी के बारे में बताता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि वह और जीना सुरक्षित है, और बेला से 3 जरूरी संदेश देखता है। वह उससे एक होटल बार में मिलता है, जहां वह अपने डैड और एंटोनी के साथ अपनी डील पर डिस्कस करना चाहती है, लेकिन हैरी के पास पहले से ही बहुत कुछ है। उन्होंने जाहिरा तौर पर पहले भी इस बारे में बात की है, और हैरी ने सोचा था कि यह एक बुरा आइडिया है। उसकी राय नहीं बदली है। वह उससे इसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। वह उसे एडी की स्थिति के बारे में भी बताता है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक होटल का कमरा बुक करने की सलाह देता है। वह थोड़ी छेड़खानी करती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन हैरी जल्दी में वहां से चला जाता है। कुछ देर तक अल्फी और जैक को डराने के बाद उन्हें यह पता नहीं था कि टॉमी कहाँ है, लेकिन उन्होंने बताया कि एडी क्लब मैनेजर के काफी करीब है। हैरी चाकू मारने की घटनास्थल पर जाता है, जहां टॉमी को कथित तौर पर आखिरी बार देखा गया था। मेव एडी को दिलासा देती है और कहती है कि उसने उस व्यक्ति को चाकू मारकर सही काम किया जिसने उसका अनादर किया था। फिर वह पूछती है कि उस आदमी के पेट में चाकू घोंपने पर कैसा महसूस हुआ। वह जवाब देता है कि उसे बहुत अच्छा लगा, इसलिए वह उसे कोकीन का एक छोटा पैकेट देती है। फिर वह कॉनराड से बात करने नीचे जाती है, जो अपने पोते के बारे में उससे असहमत है। वह रक्षात्मक हो जाती है और अपने पति से कहती है, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम सबको बनाया है। बहस सामान्य रहती है, लेकिन कॉनराड अपनी पत्नी को याद दिलाता है
कि जब बात पारिवारिक व्यवसाय की आती है तो अंततः निर्णय वही लेता है। हैरी, जोसिया और किको क्लब में पहुंचते हैं, बाउंसरों की पिटाई करते हैं और बार की ओर जाते हैं, जहां हैरी अचानक मैनेजर पर हमला करता है। बिना किसी चेतावनी के उस पर हिंसक हमला करता है और उसके कान में फुसफुसाता है, टॉमी कहां है? वह आदमी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है और मैनेजर के लिए स्थिति बहुत ही खूनी हो जाती है, जिसे पीटने के बाद हैरी उसे घसीटकर पीछे के कमरे में ले जाता है, जो खून से लथपथ और लगभग होश में नहीं है। अंततः उसे टॉमी के पास ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। वहां एक पुरानी सर्विस लिफ्ट है जिसके बीच में एक बड़ा काला बॉक्स है। हैरी कंटेनर खोलता है, अंदर टॉर्च जलाता है, ढक्कन बंद करता है और मैनेजर से पूछता है, क्या यह आपने किया? आदमी अनिच्छा से सिर हिलाता है। हैरी किको से डिब्बे में रखी चीजों को देखने को कहता है। टॉमी को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है और हर एक को प्लास्टिक में लपेटा गया है। केविन का घर एक बड़े विस्फोट में उड़ जाने के बाद हैरी को केविन का फोन आता है, जिसमें उसे चेतावनी दी जाती है कि रिची ने अपनी चाल चल दी है और वह उनके पीछे आ रहा है। हैरी चाहता है कि केविन उससे यार्ड में मिले और एडी को अपने साथ लाए, क्योंकि उसे टॉमी की बॉडी मिल गई है। रिची के गुर्गे हैरी के घर पर आते हैं और उसे धमकाते हैं, लेकिन वह कॉनराड के साथ स्पीकर फोन पर बात कर रहा है और चूंकि वह जानता है कि वे दोनों कौन हैं, इसलिए वह उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो वह उन्हें नष्ट कर देगा, जिससे गुर्गे डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं तथा ऐसा दिखावा करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। हैरी माइक नामक अपने पुराने दोस्त के साथ रहने जाता है, लेकिन वह व्यक्ति इससे बहुत खुश नहीं है। वह एक खेल पत्रकार और लेखक है, लेकिन एक जुआरी भी है जो हैरी का 30,000 पाउंड का कर्जदार है। जीना और जान कुछ समय के लिए माइक की नाव पर ही रहेंगे, जबकि हैरी इस गंदगी को साफ करने की कोशिश करेगा। बाद में हैरी यार्ड में केविन और एडी से मिलता है और उन्हें क्लब के मालिक वलजॉन को कुर्सी से बंधा हुआ और पीटा हुआ दिखाता है और उसके पास टॉमी के अवशेष भी होते हैं। मालिक के अनुसार एडी ने वलजॉन से 10,000 में ह्यूगी की देखभाल करने को कहा था, लेकिन उसे टॉमी और एडी को क्लब में वापस लाने को भी कहा गया था। जब वह वापस लौटा तो टॉमी की हत्या हो चुकी थी। हालांकि उसे 50 से 60 बार चाकू मारा गया था, लेकिन एडी कहीं नहीं दिख रहा था। अपने हाथ में एक टेजर के साथ केविन अपने बेटे का सामना करता है। वह सच कह रहा है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन केविन गुस्से में है। केविन ने कॉनराड को यह बताने के लिए फोन किया, लेकिन मेव भी कमरे में थी। वह अकेली थी, जो यह जानकर मुस्कुराई कि क्या हुआ है। वह वास्तव में एडी के कार्यों पर गर्व करती है और चाहती है कि कॉनराड भी ऐसा ही महसूस करे। फिर उसने इस पर आगे चर्चा करने के लिए फोन रख दिया। वे दोनों सोना की ओर जाते हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है कि वह कमरा है जहां वे बातचीत करने जाते हैं, लेकिन यह भी एहतियात के तौर पर कि कहीं पुलिस ने घर पर जासूसी न कर दी हो। जब वे रिची से निपटने के बारे में चर्चा करते हैं तो मेव व्रोन को निशाना बनाने का सुझाव देती है, जबकि कॉनराड सभी को हथियारबंद करने और रिची के आदमियों के पीछे जाने की योजना बनाता है। मेव खुद को व्हाइट क्वीन कहती है और कहती है कि वह इस खेल में मुख्य खिलाड़ी रही है। इस सब के बीच में हैरी एक देखभाल गृह में जाता है, जहां उसने अपनी नौकरानी मारिया से वादा किया था कि वह उसकी मां को रहने के लिए एक अच्छी जगह खोजने में मदद करेगा। हालांकि वह निर्धारित बैठक के लिए देर से पहुंचता है, इसलिए वह रिश्वत देने का फैसला करता है, क्योंकि वह जानता है कि यह हर बार काम करता है। जब वह बाहर निकलता है तो वह मेज पर एक बूढ़े आदमी को देखता है, जिसे हैरी हिंसक जेल प्रहरियों में से एक के रूप में पहचानता है, जो उसे सलाखों के पीछे पीटता था। हैरी कुछ नहीं करता है और चला जाता है, लेकिन जब वह उस जगह से निकलता है तो उसकी तस्वीरें खींची जाती हैं। शिपयार्ड में चेक अपनी सेना तैयार करने के लिए आते हैं और केविन इसाबेला के बारे में चिंतित है। इसाबेला अपने पिता और एंटोनी के बीच मुलाकात की सुविधा प्रदान करती है। इस बैठक से यह संकेत मिलता है कि बेला के पिता एक गुप्त सौदा कराने के लिए तैयार हैं। पूरी घटना को एक गुप्त कैमरे द्वारा फिल्माया जा रहा है, जिसे बेला ने एंटोनी के साथ मिलकर स्थापित किया है, लेकिन वह इसे अपने पास रखने का निर्णय लेता है और बेला को ब्लैकमेल करता है ताकि वह उसकी बात मान ले। हैरी के पास वापस आकर वह और केविन वलजोन को मारने के लिए तैयार दिखते हैं, लेकिन वे दोनों उसके परिवार को बचाने के लिए उसके साथ मिलकर काम करने की योजना बनाते हैं। एडी कॉनराड की संपत्ति पर वापस चला जाता है। सेराफिना और ब्रैंडन भी वहां मौजूद हैं और जब वे एडी के व्यवहार पर चर्चा कर रहे होते हैं, मेव कमरे में आती है और एडी की तारीफ करती है, साथ ही सेराफिना का अपमान भी करती है
और बदले में सेराफिना भी उसका अपमान करती है। कॉनराड सेराफिना से बात करता है। वे उसकी मां के साथ उसके प्रेम प्रसंग के बारे में बात करते हैं। सेराफिना सीधे पूछती है कि क्या एडी ने टॉमी को मार डाला था। वह जानती है कि रिची को हिला देने और यह युद्ध शुरू करने के लिए यही काफी था, लेकिन कॉनराड उसे आश्वस्त करता है कि स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। हैरी रिची को फोन करता है और उसे टॉमी के बारे में बुरी खबर सुनाता है। योजना वॉलजॉन को हत्यारा बनाने की है। केविन पहले भी हैरी के साथ कार बदल चुका है और पुलिस वालों को ताना मार रहा है। हालांकि उन्हें आर्ची हैमंड के शव के बारे में एक गुमनाम सूचना मिलती है, जिसे पुलिस खोद कर निकाल लेती है। जब हैरी खून से लथपथ वॉलजॉन को रिची को सौंपता है, जो सच्चाई जानने के लिए उसे यातना देने को तैयार है, तो हैरी को बेला का फोन आता है, जो उसे अपने होटल के कमरे में आने के लिए कहती है। बेला स्वीकार करती है कि उसने गलती की है और ब्लैकमेल की घटना की खबर उसे देती है। हैरी वादा करता है कि वह इस मामले को संभाल लेगा। आधी रात को हैरी एंटोनी के बिस्तर के पास खड़ा होता है। बेला के धोखेबाज बिजनेस क्लाइंट को जगाते हुए हैरी उसे धमकी देता है कि अगर उसने बेला के पिता के बारे में आपत्तिजनक वीडियो वाला मेमोरी कार्ड नहीं दिया तो उसे आईसीयू में और लंबे समय तक रहना पड़ेगा। हैरी को वो मिल जाता है जो वह चाहता था। कॉनराड को एक फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसके पुराने दोस्त को पुलिस ने कब्र से निकाल लिया है। वह मेव को यह बुरी खबर सुनाता है और कहता है कि उनके करीबी दोस्तों में एक चूहा है। कॉनराड कहता है कि सिर्फ उसे और हैरी को ही पता है कि आर्ची की लाश कहां छिपाई गई थी, लेकिन हैरी जोर देकर कहता है कि हैरी ने ऐसा नहीं किया। इस बीच हैरी अपने परिवार से मिलने जाता है, जिन्हें वह अभी भी एक हाउस बोट पर छिपाकर रखता है। जेन और जीना उससे नाखुश हैं, इसलिए वह जेन को चाय पर और बातचीत के लिए बाहर बुलाता है। वह अपनी पत्नी को वह सब कुछ बताता है कि उसने मारिया की मां के लिए नर्सिंग होम में एक कमरा सुरक्षित कर लिया है। जेन इस आखिरी बात से खुश है, लेकिन हैरी की रोजमर्रा की गतिविधियों के बारे में अनजान रहना पसंद करेगी। वह बस घर जाना चाहती है। हैरी उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहता है। उस दिन बाद में जेन अकेले ही थेरेपी सेशन के लिए जाती है। अपनी और हैरी की वैवाहिक समस्याओं से परेशान होकर वह थेरेपिस्ट को हैरिगन के 2 परिवारों के बारे में बताती है। वह हैरिगन का नाम तो नहीं लेती, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा के बारे में बात करती है। वह यह भी बताती है कि हैरी हमेशा अपने दूसरे परिवार को प्राथमिकता देता है। हैरी इस समय केविन हैरिगन के साथ यार्ड में है, अपनी पत्नी के साथ थेरेपी अपॉइंटमेंट पर नहीं। टॉमी की हत्या के लिए फंसाए गए व्यक्ति को रिची द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और हैरी और केव उत्सुकता से उससे समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हैरी को जोसिया का फोन आता है। जोसिया के पास डोनी नाम का एक रहस्यमयी आदमी आया है, जो हैरी का दोस्त होने का दावा करता है और उसे एक खुशखबरी देना चाहता है। जोसिया हैरी को जानने से इनकार करती है। वह आदमी अपना नंबर छोड़ जाता है और हैरी अपने फोन से उसकी तस्वीर ले लेती है। जब वह तस्वीर हैरी को दिखाती है तो हैरी कहता है कि वह डोनी को नहीं जानता। हैरी रुस्बी नाम के एक जेल प्रहरी का जिक्र करता है, जिसे उसने नर्सिंग होम में पहचाना था। वह केविन से पूछता है कि क्या उसे जेल में रहते हुए डोनी याद है। केविन को रुस्बी द्वारा उसकी पिटाई की याद आती है, लेकिन वह हैरी को उसे याद करने से इनकार कर देता है। बातचीत केविन की पत्नी बेला पर आ जाती है और वह हैरिगन एस्टेट क्यों नहीं जाना चाहती। पता चलता है कि बेला अपने पति से मिलने से पहले कॉनराड की कई प्रेमिकाओं में से एक थी, लेकिन वह उसकी पसंदीदा थी। जब मेव को इस बारे में पता चलता है तो कॉनराड उससे अलग हो जाता है, लेकिन उसे अपने बेटे केविन से मिलवाता है। दोनों हंसते हैं कि कॉनराड ने इससे भी बदतर काम कैसे किए हैं। जेन अपनी नई दोस्त एलिस को मैसेज करती है। वे कॉफी पीने जाते हैं और फिर जेन और हैरी के घर वाइन पीने जाते हैं, लेकिन पॉल नाम का एक आदमी कॉनराड के कहने पर जेन का पीछा कर रहा होता है। पॉल कॉनराड को फोन करके बताता है कि जेन क्या कर रही है। इस बीच जेन और एलिस बैठकर अपने पतियों के पेशे के बारे में बात करती हैं। जेन बताती है कि हैरी एक पारिवारिक व्यवसाय में सुरक्षा सलाहकार के तौर पर काम करता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कॉनराड जेन से बात करना चाहता है। जेन चौंक कर उसे अंदर बुलाती है और अपनी दोस्त को जाने के लिए कहती है। जेन को तब आश्चर्य होता है जब कॉनराड निजी हो जाता है और बताता है कि वह उनकी वैवाहिक समस्याओं के बारे में जानता है। वह अनजाने में हैरी के 2 परिवारों के बारे में बात करती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने थेरेपिस्ट से की थी। कॉनराड इस बात से सहमत है कि हैरी उसके लिए बेटे जैसा है, लेकिन वह यह भी कहता है कि हैरी को एक दूसरे परिवार की जरूरत है। फिर वह अनुचित तरीके से अपना हाथ जेन की जांघ पर रखता है और उससे जबरदस्ती पूछता है कि वह उससे पूछे
कि उन दोनों में क्या समानता है। जब वह आखिरकार सवाल पूछती है तो वह जवाब देता है, हम दोनों हैरी की परवाह करते हैं। फिर वह उसकी आंखों में देखता है और उसे सख्ती से कहता है कि वह अपने पति के बारे में परिवार के बाहर बात न करे। जाने से पहले वह उसे इस मुलाकात के बारे में हैरी को न बताने के लिए कहता है। मेव अपने प्यारे पोते एडी को नाश्ता परोस रही होती है, तभी वह उससे पूछता है, क्या हमने जो किया वो गलत था? वह जवाब देती है, हमने सबको ठीक वहीं रखा है जहां हम चाहते हैं। मेव अपने पोते से कहती है कि वे रिची को एक और संदेश भेजने वाले हैं। घर लौटने पर हैरी जेन से विवाह परामर्श सत्रों के बारे में पूछता है, खासकर क्या उसकी पत्नी हैरिगन परिवार के बारे में थेरेपिस्ट से बात करती है। वह उसे बताता है कि वह अब अपॉइंटमेंट पर नहीं जा सकती क्योंकि कॉनराड को पता चल सकता है। फिर हैरी बताती है कि कॉनराड उससे मिलने आया था। वह जेन को बताता है कि कॉनराड तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक है। जेन की दोस्त एलिस जासूस फस्क से मिल रही है। वह उसे बताता है कि उसने अच्छा काम किया क्योंकि जेन के घर पर कॉनराड से उसकी अचानक मुलाकात हो गई। वह चाहता है कि वह उसके और करीब आए, लेकिन एलिस उसे सब्र रखने के लिए कहती है। हैरी बेला के होटल रूम में जाता है। वह उसे एंटोनी से ली गई मेमोरी स्टिक देता है और बताता है कि डील रद्द हो गई है, लेकिन वह ब्लैकमेल के बावजूद आगे बढ़ना चाहती है। फिर वह एंटोनी को फोन करके डील को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करती है। बाहर निकलते समय हैरी केविन से टकरा जाता है, जो अपनी पत्नी से मिलने जा रहा है। बेला का पति थोड़ा संशय में है, लेकिन हैरी की बात पर यकीन करता है जब वह कहता है कि वह बस मदद करने की कोशिश कर रहा था और बेला से हैरिगन हवेली में परिवार के बाकी सदस्यों के साथ रहने का आग्रह करता है। जब केविन बेला के कमरे में आता है तो वह हैरी के आने का एक अलग कारण बताती है। उसका पति फिर से संशय में है, लेकिन आखिरकार वह बस यही चाहता है कि बेला उसके साथ उसके माता पिता के घर चले। बेला उससे कहती है, तुम्हें पता है मैं नहीं आ सकती, मुझे कुछ समय चाहिए। जैसे ही केविन घर की ओर गाड़ी चलाता है, उसके मन में रस्बी की याद आती है। एक और फ्लैशबैक में जेल प्रहरी केविन का यौन शोषण करता है। रिची हैरी को सिनफुल मंकी के पास बुलाता है, जिसने जाहिर तौर पर अपने बेटे की नृशंस हत्या के जिम्मेदार का फैसला कर लिया है। जब हैरी वहां पहुंचता है तो उसे यह जानकर सदमा लगता है कि जिस क्लब मैनेजर पर उसने टॉमी की हत्या का आरोप लगाया था वह अभी भी जिंदा है, लेकिन रिची ने जानबूझकर उसे जिंदा रखा है ताकि वह हैरी को उसे खत्म करने का काम सौंप सके। स्टीवेंसन उस आदमी को हैरी की हत्या करते देखना चाहता है और फिर अपनी अंतरात्मा से तय करना चाहता है कि कौन दोषी है। रिची हैरी को एक पिस्तौल देता है, लेकिन वह उसे वापस कर देता है। इसके बजाय वह एक हथौड़े के 2 टुकड़े कर देता है और फिर उसके लकड़ी के हैंडल से मैनेजर पर बार बार वार करता है। जैसे ही हैरी अपने शिकार के अवशेषों से लड़खड़ाता हुआ दूर जाता है, रिची संतुष्ट दिखाई देता है। हैरी केविन को फोन करके बताता है कि रिची उसके झूठ में फंस गया है। फिर वह कहता है कि रिची चाहता है कि हैरिगन परिवार टॉमी के अंतिम संस्कार में आए। हैरी कह रहा है कि रिची न सिर्फ चाहता है कि वे सब अंतिम संस्कार में आए, बल्कि स्टीवेंसन के घर पर होने वाले रिसेप्शन में भी आए। केविन को लगता है कि वे किसी जाल में फंसने वाले हैं, लेकिन कॉनराड के फोन से उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है। कॉनराड उन्हें एक पारिवारिक बैठक के लिए घर पर आमंत्रित करता है। कॉनराड, मेव, एडी, केविन और हैरी सोचते हैं कि रिची क्या योजना बना रहा होगा। सबके अपने अपने विचार रखने के बाद कॉनराड हैरी से उसकी राय पूछता है। हैरी को लगता है कि कोई वास्तविक खतरा नहीं है, बल्कि रिची सिर्फ कॉनराड को नीचा दिखाना चाहता है। हैरी को लगता है कि यह शक्ति प्रदर्शन है और उन्हें निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए और इसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उनसे निपटने के लिए एक आकस्मिक योजना के बिना नहीं। कॉनराड और हैरी एक बैग में हथियार भरने का फैसला करते हैं, जिसे वे रिसेप्शन से पहले स्टीवेंसन के घर में तस्करी करने की योजना बनाते हैं। कॉनराड को अपने बड़े बेटे ब्रेंडन का फोन आता है, जो पारिवारिक सम्मेलन में शामिल न होने से परेशान है। अपने पिता द्वारा ठुकराए जाने और अपमानित किए जाने से तंग आकर ब्रेंडन एक फायदेमंद सौदा करके अपने पिता का पक्ष जीतने का फैसला करता है। वह सराफीना को एक शानदार लंच पर ले जाता है, जहां वह मेज पर एक महंगा, बिना तराशा हुआ रत्न रख देता है। वह उसे बताता है कि जहां से वह आया है वहां काफी कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन काम शुरू करने के लिए उसे उससे कुछ आर्थिक मदद चाहिए। वह अनिच्छा से मदद करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि उसे 75% हिस्सा मिले। ब्रेंडन मना कर देता है।
केविन अभी भी युवावस्था में जेल में बिताए अपने समय की बुरी यादों से जूझ रहा है। उसे रस्बी की एक और डरावनी याद आती है, वह गार्ड जिसने उसका यौन उत्पीड़न किया था। नर्सिंग होम में रस्बी से हुई संक्षिप्त मुलाकात के बाद हैरी ने जब से केविन का जिक्र किया है, तब से वह भ्रष्ट गार्ड उसे परेशान कर रहा है। हैरी बंदूकों और हथगोले से भरा एक बैग पब ले गया है। वह रिची के भरोसेमंद गुर्गे फ्रेडी से मिल रहा है। ऐसा लगता है कि हैरी के पास फ्रेडी की रिची की पत्नी व्रोन के साथ एक होटल के कमरे में ली गई कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। हैरी उसे एक ऐसा प्रस्ताव देता है जिसे वह ठुकरा नहीं सकता। अंतिम संस्कार के दिन बैग को अपने बॉस के घर पर छिपाने के बदले में उसे 50,000 पाउंड मिलेंगे और हैरी यह आश्वासन भी देगा कि वह आपत्तिजनक तस्वीरें किसी और को नहीं बताएगा। इस बीच जेन को अपनी नई दोस्त एलिस का फोन आता है, जो फेस्क की जासूस है। वह चाहती है कि जेन उसके साथ ड्रिंक पर जाए, लेकिन जेन नहीं जा सकती क्योंकि उसे टॉमी के अंतिम संस्कार में जाना है। फेस्क यह सुनकर हैरान रह जाता है कि हैरिगन्स स्टीवेंसन लड़के के अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। अंतिम संस्कार के रास्ते में मेव शराब पी रही है, जबकि केविन, बेला और एडी आपस में झगड़ रहे हैं। हैरी और जॉन चुपचाप बैठे हैं। जब गाड़ियां चर्च पहुंचती हैं, तो हैरी हैरिगन के साथ रिची और व्रोन के पास संवेदना व्यक्त करने जाता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एडी के रिची से मिलने का समय हो जाता है। एडी अपना धूप का चश्मा नहीं उतारता और फिर रिची को रिचर्ड कहकर अपमानित करता है और व्रोन के गाल पर चुंबन लेने की कोशिश करता है। चर्च में रिची बेचैनी से कॉनराड को घूर रहा है क्योंकि वह टॉमी की प्रशंसा कर रहा है। इस बीच फिस्क और उसकी टीम बाहर खड़े होकर इस अप्रत्याशित भीड़ परिवार की मुलाकात को कैमरे में कैद कर रहे हैं। अंतिम संस्कार के बाद हैरिगन परिवार स्टीवेंसन एस्टेट के लिए निकल जाता है। मेव तुरंत शैंपेन पीती है। एडी कुछ ड्रग्स लेने के लिए ऊपर जाता है। हैरी उसका पीछा करता है और उसे धमकाते हुए नीचे जाने का आदेश देता है, जहां वह चाहता है कि वह कम से कम एक आदमी होने का नाटक तो करे। हैरी के जाने के बाद एडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भीड़ में हैरी को फ्रेडी दिखाई देता है, जो गैराज की ओर इशारा करता है। हैरी अंदर जाता है और सामान ढूंढता है और चुपचाप केविन को एक बंदूक और एक ग्रेनेड दे देता है। मेव अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए व्रोन पहुंचती है। रिची की पत्नी मेव पर उसके रूप रंग का अपमान करते हुए उसे गालियां देती है। मेव अपने पोते से रिची के एक गुंडे को जानबूझकर मारने के लिए कहती है। रिची बीच में आता है और कहता है कि वह कॉनराड से अकेले में बात करना चाहता है। रिची उसे बताता है कि वह उससे और अपने परिवार से कितनी नफरत करता है, लेकिन वह इस बात का भी सम्मान करता है कि उसने उसके अंतिम संस्कार का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। फिर वह बताता है कि वह जानता है कि एडी ने टॉमी को मारा था, जबकि हैरी को किसी आदमी को फंसाने के लिए फोन कर रहा था। रिची युद्ध नहीं चाहता, इसलिए उसके बेटे के अंतिम संस्कार में कोई हिंसा या बदला नहीं होगा। वह कॉनराड को चेतावनी देता है कि अगर उसने एडी को दोबारा देखा तो वह रिची से सुरक्षित नहीं रहेगा। उस शाम बाद में व्रोन की वजह से मेव का अहंकार आहत होता है। जैसे ही वह ऊपर जाती है, वह अपना फोन निकालती है और अपने गुर्गे पॉल को फोन करती है। अगली सुबह व्रोन उस दुख को भुलाने के लिए खरीदारी करने जाती है। जैसे ही वह अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठती है और उसे स्टार्ट करती है, वह अचानक फट जाती है। व्रोन की कार जलकर खाक हो चुकी है और पुलिस टीम ने उसे घेर लिया है, जबकि रिची अपने सोफे पर बैठा रो रहा है। जासूस फिस्क और उसका साथी मुकासा व्रोन की कार के अवशेषों की जांच कर रहे हैं। हैरी को जोसिया का फोन आता है। डॉनी नाम का रहस्यमय आदमी, जो हैरी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, उसे फिर से जोसिया के गैराज में ढूंढ रहा है। डॉनी की बॉस कैट मैकेलिस्टर हैरी के सामने एक प्रस्ताव रखती है। हैरी जोसिया से कहता है कि वह पूरी जानकारी इकट्ठा करे और उसे भगा दे। हैरी को अपने परिवार की रक्षा करनी होगी क्योंकि रिची का गुर्गा फ्रेडी उसे बताता है कि व्रोन की हत्या कर दी गई है। सबसे पहले वह जेन को उठाता है, जो अपनी नई दोस्त एलिस के साथ एक कैफे में है। फिर वह अपनी बेटी जीना को साथ लाता है, जो एक जरूरी स्कूल परीक्षा में शामिल न होने से नाखुश है। वे सुरक्षा के लिए कॉनराड के घर जाते हैं। वहां पहुंचने पर केविन हैरी को बताता है कि उसे लगता है कि कार बम विस्फोट के पीछे उसकी मां का हाथ था, लेकिन मुलाकात में कॉनराड अपनी पत्नी का बचाव करते हुए कहता है कि उसने ही व्रोन पर हमले का आदेश दिया था। टॉमी के अंतिम संस्कार में रिची द्वारा अपमानित होने के बाद वह कहता है कि वे उसके बाकी प्रतिद्वंद्वियों को कैसे खत्म करेंगे। जब रिची का फोन आता है तो कॉनराड उसे स्पीकर फोन पर रखता है।
फिर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी के अवशेष खाने के लिए अपने कुत्तों को खुशी खुशी भेज देगा। एडी भी उसकी बात में शामिल हो जाता है और कहता है कि उसका बेटा मरने से पहले सुअर की तरह चीख रहा था। हैरी ब्रेंडन और सराफिना के बारे में पूछता है। वे मीटिंग में नहीं हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं है। जोसिया और किको की मदद से उन्हें पता चलता है कि उन्होंने पैसों से भरा एक सूटकेस पैक कर लिया है और एंटवर्प के लिए एक निजी नाव किराए पर ले ली है। ऊपर जान और बेला अपनी दयनीय गैंगस्टर जिंदगी पर विलाप कर रहे हैं और घबराए हुए हैं कि कहीं उनका भी व्रोन जैसा हश्र न हो जाए। हैरी अपनी पत्नी को यह बताने आता है कि वह एंटवर्प जा रहा है। वह बेला को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि रिची के साथ मामला सुलझने तक एंटोनी के साथ अपना सौदा टाल दे। बेला अनिच्छा से मान जाती है। सराफिना और ब्रैंडन दरअसल एंटवर्प में बहुत सारा पैसा लेकर आए हैं। वे उस अनमोल रूबी सौदे को आगे बढ़ा चुके हैं जिसमें ब्रैंडन अपनी बहन को शामिल करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। क्लाइंट के बिचौलियों के साथ थोड़ी बहुत सौदेबाजी के बाद सराफिना अपने दोस्त लोरेंजो, जो एक निजी सुरक्षा फर्म चलाता है, को इस सौदे में शामिल करने का फैसला करती है। कॉनराड जीना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी सी बातचीत के बाद ही जना परेशान हो जाती है। जीना अपनी मां से कहती है कि वह चाहती है कि वे भाग जाएं। उसे उनका जटिल आपराधिक जीवन पसंद नहीं है और उसे अपने पिता को छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर वह अपनी मां से पूछती है कि क्या वह हैरी से प्यार भी करती है, जिस पर जन चुपचाप उसे गले लगा लेता है। मेव कॉनराड से सराफिना द्वारा परिवार के पैसे के इस्तेमाल के बारे में सवाल करती है। वह कहती है कि उसे रिची के साथ युद्ध में सराफिना के हताहत होने से कोई आपत्ति नहीं है। कॉनराड गुस्से में वहां से चला जाता है। मेव एडी को युद्ध जीतने के लिए त्याग करना सिखाती है। फिर वह सीधे रिची को फोन करती है और एक प्रस्ताव रखती है। वह उसे सराफिना का ठिकाना बताती है और मेव कहती है कि उसे ब्रैंडन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। रिची तुरंत मान जाता है। हैरी अभी अभी कॉनराड के निजी हेलीकॉप्टर से एंटवर्प पहुंचा है। वह सराफिना और ब्रैंडन के होटल जाता है, जहां उसे अपने पूर्व सुरक्षा साथी का बिजनेस कार्ड मिलता है। हैरी लोरेंजो को फोन करता है और सराफिना से बात करने को कहता है। ब्रैंडन फोन उठाता है और उसे पता चलता है कि हैरी उन्हें तुरंत घर बुलाना चाहता है, जिससे वह गुस्से में हैरी को जाने के लिए कहता है। सराफिना चुपके से उसे अपना लोकेशन भेजती है। हैरी एक मोटरसाइकिल चुराता है और उस दूर दराज के गोदाम की ओर चल पड़ता है जहां सौदा होना है। बदकिस्मती से रिची के हमलावरों की एक छोटी सेना भी आ पहुंची है। बैठक में दोनों पक्षों के भारी हथियारों से लैस लोग बातचीत पर नजर रख रहे हैं। जैसे ही ब्रैंडन और मुवक्किल हाथ मिलाते हैं, अचानक बत्तियां बुझ जाती हैं। रिची के आदमी चारों तरफ से गोलियां बरसाते हुए आते हैं और सभी मारे जाते हैं। सराफिना और ब्रैंडन किसी तरह छिपने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। हैरी गोदाम पहुंचता है। वह लाशों से भरा है और खून से WAR लिखा हुआ है। सराफिना या ब्रैंडन का कोई नामो निशान नहीं है, जबकि मृत सैनिक एंटवर्प डॉक पर नियंत्रण रखने वाले एक बड़े कार्टेल समूह के सदस्य प्रतीत होते हैं। यह सब रिची का ही काम है। जब मेव को पता चलता है कि उसने ब्रैंडन का अपहरण बीमा के तौर पर किया है, तो वह उसे धमकी देती है। रिची फोन रख देता है। केविन और कॉनराड मौजूदा युद्ध के बारे में बात करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किसने धोखा दिया। कॉनराड जेन को 1988 में एक मुखबिर के साथ हुई अपनी हिंसक मुठभेड़ के बारे में बताता है। एलिस जेन को फोन करती है और एक मदद मांगती है। जेन वहां से निकल जाती है, लेकिन कॉनराड के आदमी उसका पीछा करते हैं, ठीक उसी समय जब वह एक पब में दिखाई देती है। हालांकि एलिस के आदमी भी बाहर सुनने वाले उपकरणों के साथ मौजूद होते हैं। जब जेन बताती है कि हैरी किसी काम से बाहर गया है, तो कॉनराड का आदमी पॉल आता है। एलिस को इस मामले को आगे न बढ़ाने की चेतावनी देता है और जेन को घर ले जाता है। रास्ते में पॉल जेन से पूछता है कि उसने उसे क्या बताया होगा, लेकिन वह चुप रहती है। बेला एंटोनी से बात करती है और गृह सचिव से मिलने के बाद उसके साथ काम करना चाहती है। हैरी द्वारा धमकी दिए जाने और USB ड्राइव वापस ले लेने के बाद हैरी मदद नहीं करना चाहता। बेला 20% हिस्सा लेने के लिए राजी हो जाती है। केविन उस केयर होम को ढूंढने के लिए फोन कर रहा है जहां वह भयानक गार्ड रह रहा है। एडी बाहर गिना से बात करता है और बताता है कि वे दोनों थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। गिना कहती है कि एडी उसके साथ सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वे ऐसा करते हैं। हैरी बॉस को उसके ठिकाने तक ढूंढता है और अकेले ही कई गार्डों को मार गिराता है। गोदाम के आसपास गोलीबारी शुरू हो जाती है
और हैरी जवाब पाने के लिए एक ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है। मेव कॉनराड को बताती है कि उसे रिची का एक संदेश मिला है जिसमें पुष्टि की गई है कि बच्चे उसके पास हैं। कॉनराड संदेश देखना चाहता है, लेकिन मेव कहती है कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। फिर हैरी उसे फोन करके बताता है कि उसे पता चला है कि लोपेज कार्टेल के पास अब बच्चे हैं और वह रिची के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस स्थिति से उन्हें निकालने वाला एकमात्र व्यक्ति आर्ची ही था। ब्रैंडन और सराफिना अभी भी जिंदा हैं, लेकिन दोनों को एक खाली पड़े गोदाम में बंधक बना लिया गया है। ब्रैंडन की तबीयत ठीक नहीं है और वह अपना दिमाग खो रहा है, जबकि सराफिना शांत रहकर इस स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। उसे एहसास होता है कि इस स्थिति के लिए ब्रैंडन जिम्मेदार नहीं है और उसे पता चलता है कि रिची इसके पीछे है, क्योंकि हीरे के सौदे में दोनों पक्ष मारे जा चुके हैं। एक आदमी एक टैबलेट और एक चेनसो समेत ढेर सारे औजार लेकर आता है। जैमे लोपेज इस गिरोह का सरगना है और उन्हें मारना चाहता है। सराफिना रिची को उसकी प्रस्तावित राशि से दुगुनी राशि देकर इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करती है। हैम मना कर देता है और कहता है कि कॉनराड एक पागल आदमी है जो अपनी राह भटक गया है। रिची हैरिगन्स को फोन करता है और उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल तय करता है। केविन, कॉनराड और मेव को यह देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि वे चेनसो निकालकर ब्रैंडन को कैसे खत्म कर देते हैं। सराफिना का भी यही हश्र होने से पहले ही कॉल खत्म हो जाती है। पता चलता है कि हैरी ने समय रहते कुछ फोन कॉल करके फांसी रुकवा दी थी। वह कैट नाम की एक महिला से बात करने में कामयाब रहा, जो बहुत ताकतवर है और इसलिए अब उसका एहसानमंद है। कॉनराड और मेव ब्रैंडन के जन्म और अपने बेटे के लिए देखे गए सपनों के बारे में सोचते हैं। सराफिना अभी भी सदमे में है, लेकिन हैरी के साथ रह जाती है। हैरी सराफिना के साथ एस्टेट लौटता है और मेव खिड़की से निराश होकर देखती है। सराफिना उस सौदे के बारे में सोचती है और स्वीकार करती है कि उसने परिवार के हित में यह सौदा करने की कोशिश की थी। कॉनराड उसे आश्वस्त करता है कि वह कुछ और नहीं कर सकती थी और वह इसके लिए केवल रिची को दोषी मानता है। मेव सराफिना के प्रति अजीब तरह से सहानुभूति रखती है, उसे गले लगाती है और उसे दिलासा देती है कि वह एक हैरिगन है, क्योंकि उसने ब्रैंडन को बचाने की कोशिश की थी। हैरी कॉनराड को बताता है कि सराफिना को बाहर निकालने के लिए उसे कैट मैकलिस्टर के साथ एक समझौता करना पड़ा था। कॉनराड खुश नहीं होता और हैरी से पूछता है कि वह कैट को कैसे जानता है। वह बताता है कि 2 साल पहले उससे जुड़ने और उसके साथ काम करने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। कॉनराड इस घटना के बाद एडी, बेला और केविन को एक सुरक्षित घर ले जाने वाला है। उसे फेंटेनाइल के बारे में जानकारी चाहिए, इसलिए वह हैरी से हैम लोपेज से मिलने का समय तय करने के लिए कहता है। जान हैरी को एडी और जीना के बारे में बताती है। जब हैरी उसका सामना करने के लिए बेडरूम में आता है तो एडी हैरी से बेरुखी से बात करता है, लेकिन हैरी की शांति से वह दंग रह जाता है। हैरी वास्तव में जीना के साथ इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद और समर्थन देने का वादा करता है, लेकिन वह एडी को यह भी आश्वस्त करता है कि एक दिन जब वह इसकी उम्मीद नहीं कर रहा होगा और वह अपराध के पहाड़ की चोटी पर होगा तो वह उसे धक्का दे देगा। इससे उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। हैरी जीना को एडी की हत्या करने की क्षमताओं के बारे में बताता है, लेकिन जीना बताती है कि वह सिर्फ अपने पिता के लक्षणों के समान एक लड़के को चुन रही है। पूर्व उप मुख्य निरीक्षक कॉलिन टैटरोल हैरिगन परिवार को तोड़ने में पुलिस की मदद करने आए हैं। वह 30 साल से विभाग में कार्यरत हैं और अब एक फ्रीलांसर हैं। कॉलिन जान के पीछे पड़ने के विचार से खुश नहीं हैं। वह सुझाव देते हैं कि वे रिची के पीछे पड़ जाएं। हैरी लंदन के लिए रवाना हो जाता है। कॉनराड जान को फोन करता है और उसे एलिस को फोन करने के लिए कहता है, जो उसके विचार से रात के खाने पर आनी चाहिए। कॉनराड बेला से बात करता है और उसे केविन पर जासूसी करने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि वह कभी उसकी थी। मेव केविन से बात करती है और उसे बताती है कि एडी असल में कॉनराड का बेटा है। केविन गुस्से में नर्सिंग होम जाता है और आगंतुक पुस्तिका से पता ढूंढता है। हैरी फ्रेडी से बात करता है और उसे बताता है कि वह जानता है कि कॉनराड जिम्मेदार नहीं है और मेव ही सब कुछ संभाल रही है। जब फ्रेडी बाहर जाना चाहता है तो हैरी बताता है कि वह और केविन परिवार पर कब्जा करने और रिची को इस प्रक्रिया से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। आर्ची मुखबिर नहीं था। फ्रेडी जानता है कि असली मुखबिर कौन है। हैरी फ्रेडी को छत से नीचे फेंक देता है और कैट से बात करने जाता है। कैट कॉनराड की शर्तों से सहमत हो जाती है,
लेकिन यहां यह स्पष्ट कर देती है कि वह यह सब हैरी के लिए कर रही है, जो अब उसके 2 एहसानों का आर्नी है। फिस्क, मुकासा और कॉलिन रिची से मिलने आते हैं और कहते हैं कि वे पूरे हैरिगन ऑपरेशन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उसकी मदद चाहिए। बदले में रिची को छूट मिल जाएगी। हालांकि पुलिस स्पष्ट कर देती है कि अब वह उनका है। वह एक बंदूक लेता है और फिस्क और मुकासा दोनों को गोली मार देता है। कॉलिन रिची को बताता है कि अब पुलिस उसकी है, इसलिए रिची इस सौदे के लिए सहमत हो जाता है। एडी कॉफी लेकर बाहर जाता है और कुत्ते से कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह पिंजरे में फंस गया हो। केविन जेल में अपने साथ हुई घटना का बदला लेने के लिए दृढ़ है। वह उस आदमी को घर वापस ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवर होने का नाटक करता है। केविन घर में घुसने में कामयाब हो जाता है और आखिरकार उसे भिड़ जाता है। रस्बी की याददाश्त सालों से कमजोर है और 5 साल की उम्र से पहले की हर बात उसे थोड़ी धुंधली लगती है। निराश केविन अपनी बंदूक निकालता है और रोते हुए उसे जाने देता है। रस्बी लौटता है और उसे दिलासा देता है और पूछता है कि क्या उसके कोई बच्चे हैं। केविन उसके सिर में गोली मार देता है। कॉनराड और हैरी जैमी के साथ गठबंधन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सराफिना भी यहां है। वह सिर्फ हैरी से बात करता है, कॉनराड को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। कॉनराड उसे फैसला लेने के लिए 4 घंटे देता है, लेकिन जैमी बस हैरी को देखता है और कहता है कि वह समझ सकता है कि उसे हैरिगन क्यों छोड़ देना चाहिए। मेव चेतावनी देती है कि अगर उसने डिनर के दौरान एलिस के साथ कुछ भी किया तो उसके अंडकोश खतरे में पड़ जाएंगे। कॉलिन अब मामले की जिम्मेदारी लेता है और एलिस से योजना के बारे में बात करता है और उसे हैरिगन के घर में सबूत लगाने की कोशिश करने के लिए कहता है। बदले में उसे एक बड़ा प्रमोशन और अच्छा वेतन मिलेगा। मेव जीना से बात करती है और उसे एडी से दूर रहने को कहती है। वह उसे धमकी देती है कि वह उसकी आंखें खा जाएगी और जीना को डराकर भाग जाने पर मजबूर कर देती है। बेला एंटोनी से मिलती है और गृह सचिव से उसकी मुलाकात तय करती है। इस बार एंटोनी की टाई पर कैमरा लगा है। कॉलिन ने एलिस का फोन टैप कर लिया है और रिची से मौजूदा योजना के बारे में बात करता है, जिसमें एलिस के सबूत लगाते ही एक रणनीतिक टीम तैयार है। जैमी इस समझौते के लिए राजी हो जाता है, लेकिन तभी जब उसे पता चलता है कि हैरी ने चूहे को घर से बाहर निकाल दिया है। हैरी जानता है कि चूहा कौन है और वह स्थिति को सुलझाने की कोशिश करता है। रात के खाने के दौरान मेव शादी की नाजुकता के बारे में बात करती है और उसकी तुलना अंडे से करती है। सराफिना एलिस के इरादों पर सवाल उठाती है और पूछती है कि उसे अपनी जगह देखकर जरा भी डर क्यों नहीं लग रहा। मेव एलिस को असहज कर देती है और उसे मेज से उठने नहीं देती। कॉनराड मेव से सवाल करता है और उनके बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। हैरी वहां से निकल जाता है और एलिस को पकड़ लेता है, जो पूरे घर में सबूत इकट्ठा करने में व्यस्त है। एलिस बताती है कि क्या हो रहा है और हैरी उसे जाने देता है। वह कॉनराड को कुछ भी नहीं बताता। कॉनराड और मेव पुलिस के आने तक लड़ते रहते हैं। मेव और कॉनराड दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें बाहर ले जाते समय वे गाना गा रहे होते हैं। केविन खून से लथपथ रस्बी के शव के पास बैठा है और बुदबुदा रहा है कि उसे बेला और कॉनराड के साथ उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता है और एडी के पिता के बारे में भी सच्चाई पता है। हैरी आता है और अपने आदमियों को लेकर आता है ताकि जगह साफ कर सके और रस्बी के शव को ठिकाने लगा सके। आखिरकार वे गोदी पहुंचते हैं, जहां हैरी ओहारा का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वही परिवार की असली चूहा है। वह 1 साल से ज्यादा समय से रिची के साथ काम कर रही है। उससे बात करने के बाद हैरी को एहसास होता है कि रिची को जानकारी देने वाला वह अकेला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसने कभी आर्ची या एंटवर्प में हुई घटना का जिक्र नहीं किया। हैरी रिची तक पहुंचने और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हैरी उसे जाने देता है और उसे फोन करने का वादा करता है। कॉनराड और मेव जेल में हैं। केविन कॉनराड से मिलने आता है जब वह सलाखों के पीछे होता है और उसे बताता है कि ओहारा उनका चूहा है। वह कॉनराड को यह भी बताता है कि वह बड़े बदलाव करने वाला है और हैरिगन नाम को नया रूप देने वाला है। कॉनराड केविन का मजाक उड़ाता है। मेव एडी से बात करती है और उसे हैरी को मारने और फिर सराफिना के पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मेव उसे यह भी बताती है कि कॉनराड ही उसका असली पिता है। बेला समाचार देखती है, जिसमें उसके पिता अपने अवैध लेन देन की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक होने के बाद परेशान है। एडी बेला से मिलने जाता है और अपनी मां को कोसने के बाद बेला से कहता है कि वह अब उससे झूठ न बोले।
बेला कॉनराड के साथ हुई घटना के लिए एडी से माफी मांगती है, लेकिन दुर्भाग्य से एडी उसका गला घोंट देता है और लगभग उसे मार ही डालता है, जब तक हैरी के आदमी उसे एक जोरदार मुक्का मारकर रोक नहीं लेते। एलिस और कॉलिन अपने की पर बात करते हैं। कॉलिन एलिस को धोखा देता है और अपने आदमियों से उसे मरवा देता है। हैरी ओहारा को फोन करता है और उसे एक योजना बताता है। रिची के आदमी ओहारा के दफ्तर पहुंचते हैं और हैरी का इंतजार करते हैं, लेकिन पॉल बाहर होता है और ट्रिगर दबा देता है, जिससे दफ्तर में विस्फोट हो जाता है। एक और समूह सेफ हाउस पहुंचता है, जिस पर भी हमला होता है, जबकि बाकी हैरिगन जंगल के रास्ते भाग निकलते हैं। हैरी और केविन रिची के बार पहुंचते हैं, जहां केविन बिना किसी हिचकिचाहट के पहले ओहारा और फिर रिची को गोली मार देता है। हैरी और केविन को एलिस की कार की एक रिकॉर्डिंग मिलती है। वे इसका इस्तेमाल कॉनराड और मेव को जेल से बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं। वे कहते हैं कि वे उन्हें कुछ समय के लिए वहां रहने देंगे। कॉलिन रिची के पब में यह देखने जाता है कि पुलिस के साथ क्या हो रहा है। हैरी केट से मिलने जाता है। केट कहती है कि उसे सभी तूफानों को खत्म करने के लिए हैरी की मदद चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह केट की दुश्मन बन जाएगी। हैरी मना कर देता है। बेला केविन से भविष्य के बारे में बात करती है। वह चाहता है कि वह उसका सहारा बने। वह बताती है कि उसे पता है कि जेल में क्या हुआ था, क्योंकि वह नींद में बातें करता है। बेला समझती है कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उसके पिता ने भी उसके साथ बचपन में ऐसा ही किया था। बेला उसके साथ रहने का वादा करती है। हैरी, जीना और जेन से फिर मिलता है। वे भविष्य और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बहस करते हैं। जेन गलती से उसके सीने में चाकू मार देती है। हैरी इसे अनदेखा करता है और कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराता है। इसी के साथ सीजन 1 समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।